ठाकुर गजराज सिंह यहाँ के तहसीलदार हैं और मेरे विश्वसनीय मित्र भी। उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि तुम्हारे भावरा में रहने की किसी को खबर भी नहीं होगी। यथाशक्ति तुम्हारी सहायता भी करेंगे। काका, कोई खतरा तो नहीं ना? नहीं नहीं। आइए आइए, त्रिवेदी जी से सारी बात हो गई है। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। और आप? इनकी ओर से आप निश्चिंत रहिए, ये मेरे पूरे विश्वसनीय साथी हैं। चंदू, आज थाने में सिपाही कुछ ज्यादा हैं। कहीं तुम्हारे यहाँ होने की खबर पुलिस को तो नहीं लग गई? काका, तो क्या हम लोगों को निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बारिश में? हमें भावरा से तो निकल ही जाना चाहिए। बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें उसे बिना मिले नहीं जाना चाहिए। जाने फिर कब मिलना हो। क्या बात है? कुछ नहीं बाबा। अरे बेटा, तुम लोग खाओ। हाँ माँ। आज की रात ये महादेव की मड़िया ही हमारा आश्रय बनेगी। ये देखो, एक और मोटर जा रही है। लगता है हमारी शंका ठीक निकली। पुलिस को ये खबर लग चुकी है कि हम भावरा में हैं। देखा जाएगा, रात में यहाँ कोई नहीं आने वाला। सुबह देखते हैं। लो, एक और मोटर गुजर गई। ये हुजूर तो सो रहे हैं घोड़े बेचकर। यहाँ मेरे दिल में धुकर पुकर लगी है। अरे आजाद, उठो उठो, देखो देखो, सांप मालूम होता है। अरे कहीं कुछ नहीं है, सो जाओ चुपचाप। पंडित जी उठिए, माचिस जलाइए। लो देख लो, कर लो तसल्ली, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा और सो लो, कल का कोई भरोसा नहीं। रात कितनी बड़ी होती है और कवियों को उसके युग के समान लंबी होने की कल्पना कैसे आती है, ये पहली बार मुझे इस रात में समझ में आया। वैसे तो कोई खास बात मालूम नहीं होती, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप लोग मोटर स्टैंड पहुंचिए, आपका सामान मैं भिजवा देता हूँ। और माँ? अब वहां जाना उचित नहीं। यदि जीवन रहा तो फिर माँ के हाथ की रोटी खाएंगे। पर माँ ने तो खाना बना कर रखा होगा। अब तुम लोग निकल जाओ। मुझे नहीं मालूम आजाद को फिर कभी अम्मा के हाथ का बनाया खाना नसीब हुआ भी कि नहीं, और आजाद के लिए अम्मा की यही प्रतीक्षा क्या चिर प्रतीक्षा रही। 21 वर्ष बाद मुझे तो फिर उसी कुटिया में माताजी की स्नेहसिक्त रोटियां मिली, और इसे सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कि माताजी की अंतिम पिंडोदक क्रिया भी मेरे हाथों से ही संपन्न हुई।
आप सभी से आग्रह है, आप अपना अपना मोबाइल फ़ोन कृपया करके साइलेंट मोड पे रखें और अपने स्थान पे ही बैठे रहें। स्वाधीनता अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब मैं यहाँ उपस्थित अपने अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान रघुनाथ जी पांडे, श्रीमान सौरभ जी सिंघई, श्रीमान राम माधव जी। मैं आग्रह करती हूँ श्री अनिल अवस्थी जी से कि वो पधारे हुए अतिथियों का परिचय देने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम में परिचय है। श्रीमान रघुनाथ जी पांडे, आप वीर हुतात्मा मंगल पांडे जी के परिवार की 5वीं पीढ़ी के वंशज हैं। 2006 में केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली से सेवानिवृत्त हैं। आपका गृह निवास बलिया उत्तर प्रदेश है। आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। श्रीमान सौरभ सिंघई जी, आप सागर नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाज सेवी हैं। आप सागर श्री हॉस्पिटल मकरोनिया के संचालक हैं। आप आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। माननीय श्री राम माधव जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा इंडिया फाउंडेशन थिंक टैंक के निर्देशक मंडल के प्रमुख हैं। आप आंध्र प्रदेश से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा करने के बाद कर्नाटक के मशहूर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। आप बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक हैं। 1981 से संघ के प्रचारक हैं। आप संघ के जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत बौद्धिक प्रमुख, अखिल भारतीय सह संपर्क जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया है। संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों का आपकी ओर विशेष रूप से दायित्व रहा। आपने कई पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है। संघ कार्य के लिए आपका विदेशों में भी प्रवास होता है। आप आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। धन्यवाद। श्रीमान रघुनाथ जी पांडे जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी, सह संयोजक अमृत महोत्सव समिति से, कि वो आए और श्रीमान रघुनाथ जी पांडे जी का स्वागत करें। श्रीमान सौरभ जी सिंघई के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती प्रतिमा अर्जरिया जी, सदस्य अमृत महोत्सव, मंच पर आए और श्रीमान सौरभ जी सिंघई जी का स्वागत करें।
श्रीमान राम माधव जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रीमान देवेंद्र चावला, सदस्य अमृत महोत्सव समिति, वो मंच पर आए और श्रीमान राम माधव जी का स्वागत करें। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। आज ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारे बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार मौजूद है, जिनमें शामिल है श्री हेमंत राव मलकापुरकर, इनके पिताजी श्री शंकर राव मलकापुरकर, काका जी श्री सदाशिव राव मलकापुरकर, दोनों भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक बार जेल गए, काला पानी की सज़ा भी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने बलिदान से पूर्व अब उनकी माता जी को सदाशिव जी के पास छोड़ कर गए। जाते समय उन्होंने कहा था कि मेरी माँ ना रहने के बाद भी तुम मेरे माँ का देख रेख करोगे। आज़ाद जी के बलिदान होने के बाद सदाशिव जी माता को अपने साथ रहली अपने घर ले आए और मृत्यु पर्यंत उनकी सेवा की, अंतिम संस्कार भी अपना हाथों से किया। श्री सदाशिव राव मलकापुरकर के वंशज के स्वागत के लिए मैं अमित जी ददरिया जी से आग्रह करूंगी। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ज्योतिषी मध्य प्रदेश के विख्यात स्वाधीनता संग्राम सेनानी, प्रखर पत्रकार एवं राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। 14 मार्च 1908 को करेली में जन्मे पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी की कर्मभूमि सागर रही। आज़ादी की लड़ाई में 1931 एवं 1942 में गिरफ्तार हुए एवं 2 वर्ष तक अधिक सागर, जबलपुर, अमरावती जेलों में सजाएं भोगी। सागर लोकसभा के 2 बार सांसद एवं सुर्खी एवं सागर के विधायक के रूप में आपने सेवाएं दी। उनके द्वारा 25 ग्रंथ लिखे गए जो प्रकाशित है। नव भारत, नागपुर, नवजीवन एवं केसरी के संपादक रहे। 10 सितंबर 1997 को सागर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बड़े पुत्र स्वर्गीय महेश जी ज्योतिषी के बड़े पुत्र श्री आदर्श जी एवं उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर सुनीता ज्योतिषी इस समारोह में उपस्थित है। श्री ज्वाला प्रसाद जी ज्योतिषी के स्वागत के लिए मैं मनोरमा दीदी से आग्रह करूंगी। श्री साबूलाल जी, इनका जन्म गढ़ाकोटा के बहुत ही मध्यम परिवार में हुआ। उनमें बचपन से ही समाज के प्रति अपनत्व का भाव था एवं वो क्रांतिकारी विचारों के धनी थे।
9 अगस्त 1942 को जब संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय गड़ाकोटा में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थाने पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए आगे बढ़े। अंग्रेज पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिनमें साबूलाल जी शहीद हो गए। केवल 17 वर्ष की आयु में ही देश के लिए बलिदान होने वाले साबूलाल जी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री साबूलाल जी जैन गड़ाकोटा के स्वागत के लिए मैं बेनी प्रसाद जी, सदस्य आयोजन समिति से स्वागत करूंगी। आग्रह करूंगी कि वो साबूलाल जी जैन गड़ाकोटा के वंशज की स्वागत करें। एक और परिचय मैं देना चाहूँगी, श्री राम जी शर्मा। श्री राम जी शर्मा, आप बीना के निवासी हैं। आप सभी शहीदों के परिवार से संपर्क में रहते हैं, उनके परिवारों के कठिनाइयों की चिंता भी करते हैं। आपने स्वयं के एक पुस्तकालय बनाए रखी है, जिसमें अनेक बलिदान, जिन्होंने भी बलिदान दिया है, उनके कुछ अवशेष आपने उस पुस्तकालय में सजाए हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अमित जी ददरिया जी से कहूँगी कि आप श्री राम जी शर्मा जी का स्वागत करें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन्हीं के योगदान को दर्शाती पुस्तक महाकौशल की मातृ शक्तियों का भारत की स्वाधीनता में योगदान का विमोचन इस मंच से हो रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ प्रोफेसर श्री वी.के. श्रीवास्तव जी से कि वो कार्यक्रम की प्रस्तावना देने की कृपा करें। रघुनाथ जी पांडे जी, श्रीमान सौरभ जी सिंघई जी और सभागार में उपस्थित माननीय एवं सम्माननीय प्रबुद्धजन, सागर में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अमृत महोत्सव समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा
यहाँ जितने भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं उनके जो परिजन हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया। उसी श्रृंखला में एक हीरापुर किले से लेकर राहतगढ़ किले तक करीब 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई और जो भी गांव रास्ते में पड़े उन गांवों में लोगों को स्वाधीनता संग्राम के बारे में, सेनानियों के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद यहाँ की जो छात्राएं हैं उन छात्राओं के द्वारा स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बड़े अद्भुत और जीवन चित्र बनाए गए और उन सभी छात्राओं को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में यहाँ सागर में और मकरोनिया में जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें अमृत महोत्सव समिति के सदस्यों ने जाकर छात्रों के बीच स्वाधीनता संग्राम के बारे में उनको जानकारी दी। इतिहास आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उनको बताया गया कि किस प्रकार हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुति देकर हमें स्वाधीन कराया और जो विस्मृत कर दिए गए थे, जो गुमनाम थे, उनको पुनः प्रतिष्ठित किया गया। इसके द्वारा हम लोगों ने बताया कि हमारा बुंदेलखंड भारत में स्वाधीनता संग्राम में इसका आरंभ किया था 1842 के बुंदेला विद्रोह में और इसकी जो भूमिका थी चरखारी में 1836 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता का प्रथम प्रस्ताव पारित किया गया। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलता क्योंकि इतिहास हमारा मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया और ये बात बताई नहीं गई जो कि हमें लोकगीतों में मिली और इन लोकगीतों से हमें वो इतिहास मिला जो कि अब हमारे सामने आ रहा है। इस बुढ़वा मंगल मेले में 42 रियासतों के राजे रजवाड़े बुंदेलखंड के एकत्रित हुए, माँ भगवती के शीश पर हाथ रखकर कसम खाई कि हम कलकत्ते का साहब यानी अंग्रेजों को भारत में रहने नहीं देंगे। और उसके बाद 1842 के बुंदेला विद्रोह में एक इतना खतरनाक त्रिकोण बना जिसमें जैतपुर के राजा पारीक्षित, नाराहट के मधुकर शाह, हीरापुर के हृदय शाह, इन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चब्बा दिए। सागर में जो उस समय प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर थे MC ओमनी और एजेंट टू दी गवर्नर जनरल चार्ल्स फ्रेजर थे, उनके पत्रों से पता चलता है कि वो कितने परेशान थे और बड़ी मुश्किल से इस बुंदेला विद्रोह का वो दमन करके चैन की नींद सो भी नहीं पाए थे कि एक बार पुनः 15 वर्ष बाद 1857 की क्रांति हुई और एक बार फिर एक खतरनाक त्रिकोण बना जिसमें एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, दूसरी तरफ राजा मर्दन सिंह थे, तीसरी तरफ सागर राजा बखत बली थे और इन तीनों ने मिलकर जो अंग्रेजों को परेशान किया। आपको बता दें कि सागर का किला बड़ा महत्वपूर्ण किला है, जितने भी अंग्रेज थे इस किले को कभी भी कोई जीत नहीं पाया और इसी किले की मजबूती को देखते हुए 370 अंग्रेजों ने पूरे बुंदेलखंड के अंग्रेज यहाँ पर भागकर आए और 27 जून 1857 को इस किले में शरण ली और पूरे 222 दिन तक 3 फरवरी 1858 तक इस किले में कैदी के रूप में रहे। इस किले को चारों ओर से सागर राजा बखत बली ने एक तरफ से घेरा, दूसरी तरफ से सागर राजा बखत बली के सेनापति बोधन दउआ ने घेरा, तीसरी तरफ से मर्दन सिंह ने घेरा, राजा मर्दन सिंह ने, चौथी तरफ से गड़े अम्बा पानी के नवाब आदिल मोहम्मद खां, फाजिल मोहम्मद खां ने इसको घेरा। और ये खबर जब ब्रिटेन में पहुंची तो वहाँ पर संसद में तहलका मच गया, पंच समाचार पत्र में छपा, इलस्ट्रेट लंदन समाचार पत्र में छपा और ये देखा गया कि पूरे ब्रिटेन में सबसे बहादुर सेनापति कौन है। और उसी समय पता चला कि क्रीमिया के युद्ध में ब्रिगेडियर जनरल हीरोज को बहादुरी के लिए पदक दिया गया है, तो उसको स्पेशली कहा गया कि आप जाइए और बुंदेलखंड में क्रांति का दमन कीजिए। ब्रिगेडियर जनरल हीरोज का जो पत्र हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में मिला, उस पत्र में उसने स्पष्ट लिखा है कि सागर का जबलपुर से अधिक महत्व है, सेंट्रल इंडिया की तो यह आयुधशाला है, यहीं पे अस्त्रों का निर्माण होता है और सारे भारत में अस्त्र निर्मित कर कर यहीं पर भेजे जाते हैं। सागर की स्थिति ऐसी है कि मध्य में है और यहाँ का किला बड़ा महत्वपूर्ण किला है और अगर हम सागर के किले को जीतने में सफल हो गए तो ये सुनिश्चित है कि बुंदेलखंड में क्रांति का दमन कर देंगे और अगर सागर का किला हमारे हाथ से निकल गया तो ये यकीन मान के चलें कि हम बुंदेलखंड पर कभी विजय हासिल नहीं कर पाते। साथियों, ये बड़ा दुखद है कि हमारे यहाँ भी गद्दारों की कमी नहीं थी। इस ब्रिगेडियर जनरल हीरोज की मदद की नत्थे खां ने। लड़ई सरकार जो ओरछा की रानी थी उसका जो दीवान था नत्थे खां, वो इनसे मिला और नत्थे खां के 2 आदमी जो कि बानपुर राजा मर्दन सिंह की सेना में थे, ब्रजलाल बख्शी और झांसी में दूलाजू, ये पूरी की पूरी व्यू रचना उसको बताते गए और ब्रिगेडियर जनरल हीरोज ने आखिरकार 3 फरवरी 1858 को सागर के किले से 370 अंग्रेजों को मुक्त कराया। और उसके बाद सागर और बुंदेलखंड
आपको बता दें कि यहाँ पर रतौना आंदोलन, रतौना में अंग्रेजों की योजना थी कि 1400 गाय बैलों को प्रतिदिन काटा जाएगा और यहाँ से डिब्बा बंद गौमांस निर्यात किया जाएगा, और इसका पुरजोर विरोध किया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र के माध्यम से लेख लिखे और वो लाला लाजपत राय जो कि उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनसे मिले। उन्होंने वंदे मातरम में 53 लेख लिखे और उसके बाद अंग्रेज सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि आखिरकार इस योजना को त्यागना पड़ा। तो अंग्रेजों ने कोई भी योजना अगर शुरू की उसको कभी भी समाप्त नहीं किया, खत्म नहीं किया, उसको वापस नहीं लिया। तो सागर की धरती पर पहली बार अंग्रेजों को करारी शिकस्त मिली और उन्होंने विष्णुदत्त शुक्ल ने एक टेलीग्राम किया, उसमें कहा गया कि हम इस रतौना कसाई खाने की योजना को त्याग रहे हैं और इस को 1920 के अधिवेशन में प्रस्ताव को न रखा जाए। तो जहाँ पर वो अंग्रेज खून की नदियाँ बहाना चाहते थे, आज उस रतौना में दूध की नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पर गौशाला बन चुकी है। तो साथियों, हमारा जो बुंदेलखंड है, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की भी अपनी सीमा होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक रानी लक्ष्मीबाई के पत्र को जरूर उद्धृत करना चाहूँगा जो यह बताएगा कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है वो कितना गलत लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई मर्दन सिंह से काफ़ी सलाह लेती थी। उसने मर्दन सिंह को पत्र लिखा है, वो लिखती है, बुंदेलखंडी में ये पत्र है कि श्री श्री महाराजा मर्दन सिंह जो देव एते श्री श्री महारानी लक्ष्मीबाई आपर अपन के समाचार भले चाहिए, आपर अपन की बस आगड़ बारे की बा नाना साहब की बात तात्या टोपे की सलाह भई थी कि स्वराज भाव चाहिए, यो ही सुलह पे डटो रहने हैं। काहे कि भारत अपन को देश है, ये विदेशन की गुलामी करवो अच्छो नहीं है, इनसे लड़वो अच्छो है। पाती समाचार देवे में आवे मिति क्वारवती संबत 1914 मुकाम काल पी। साथियों, यह पत्र स्पष्ट करता है, अंग्रेज इतिहासकार चार्ल्स बाल्स ने लिखा था कि रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी के लिए लड़ रही थी, अगर हम उसको झांसी दे देते तो कदापि नहीं लड़ती। और हमारे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। लेकिन यह पत्र उन सभी इतिहासकारों के लिए करारा जवाब है जो साफ लिख रहा है कि रानी लिख रही है भारत अपन को देश है। जेम्स आउटरम लिखते हैं कि यह क्रांति कोई क्रांति नहीं थी, यह तो सिपाही विद्रोह था, क्योंकि सिपाही हमारा विरोध कर रहे थे और इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ये वेल प्लान क्रांति नहीं थी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्पष्ट उल्लेख कर रही है 21 नवंबर 1853 को जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बानपुर राजा मर्दन सिंह आए हुए थे, सागर राजा भगत बली गए हुए थे, बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय गए हुए थे, कानपुर से नाना साहब गए हुए थे, तात्या टोपे गए हुए थे। तो वो स्पष्ट कर रही है, इस पत्र में लिख रही है कि आपर अपन की व सागर बारे की व नाना साहब की सुलह भई थी कि स्वराज भाव चाहिए, यानी कि प्लानिंग हुई थी क्रांति की। तीसरी बात जो पढ़ाया जाता है कि स्वराज की बात नारा किसने दिया, लेकिन आपको बता दें सबसे पहले स्वराज की बात करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये हमारा बुंदेलखंड बड़ा महान रहा है, इसने स्वाधीनता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अंग्रेजों को बुंदेलखंड में जितनी परेशानी का सामना करना पड़ा 1857 की क्रांति में, हमारे पास उस समय WC बेस्टन सागर के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर थे, WC आर्स्काइन जबलपुर के कमिश्नर थे, और इनके पत्र व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वो कितने परेशान थे इन लोगों को लेकर। बानपुर राजा मर्दन सिंह के बारे में तो कहा है कि WC आर्स्काइन को सपने में भी वो दिख जाता था तो वो जग जाता था। और ये लोकगीत में यह बात पता चलती है, का कहिए बानपुर बारे की मर्दन सिंह नपत जुजारे की, सेना सजन बजन रम तूला चोटे समान नंगारे की, अंग्रेजन के गरे उतर गई पैनी धार दुधारे की, का कहिए बानपुर बारे की। तो जो मार्क्सवादी इतिहासकार कहते थे कि लोकगीत इतिहास का अंग नहीं हो सकते, उन मार्क्सवादी इतिहासकारों को हमारा करारा जवाब है कि हमारे लोकगीतों ने हमारे सत्य इतिहास को सामने लाया है। आपने जिन लोकगीतों को कभी महत्व नहीं दिया, वही लोकगीत हमारे इतिहास की कई अनसुलझी कड़ियों को सुलझा रहे हैं। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा यह कहकर कि हमारे बुंदेलखंड के लोक गायकों ने अंग्रेजों को स्पष्ट कह दिया था कि तुम इतनी आसान न समझो ई माटी को खेलबो, ई माटी में पर जाए तुमको उल्टे पापर बेलबो, वीर बुंदेलन की जा माटी कछ और है, सांची कह दे चबे न तुमसे ई माटी को कौर है, कहूँ चनन के धोखे में तुम ककरा नहीं चबाओ रे, ई माटी नहीं मिले करो तुम कोटिन भांत पाओ रे, कोटिन भांत पाओ रे। धन्यवाद, मैंने आपका समय लिया इसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि श्री रघुनाथ जी पांडे जी से निवेदन करती हूँ कि वो उद्बोधन देने की कृपा करें। पहले हम भारत माता को याद करें उद्बोधन से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंचासीन
राम माधव जी, सिंघई जी, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं 23 मार्च को बम्बई में एक प्रोग्राम हुआ था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सम्मान में अमृत महोत्सव के अंतर्गत। तो वहाँ मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न 8 अप्रैल को दिल्ली में भी एक इस तरह का मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर एक प्रोग्राम किया जाए। और वहाँ से आने के बाद मैं आभार प्रकट करता हूँ, श्री राम शर्मा जी के प्रति धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे याद किया कि सागर की धरती पर अमृत महोत्सव का भी कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे इंदौर में मेरा कार्यक्रम 6-7 मई को है। संयोग से मैंने आपसे 4-5 वर्षों से मैं आपके संपर्क में रहा हूं और आप शहीदों के परिवार और परिजनों के प्रति समर्पित हैं, तो मैंने आपकी भावना का आदर किया और मैंने कहा कि इस कड़ी में क्यों न सागर की धरती पर भी मुझे मौका मिले और अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इतना आदर दिया, सत्कार दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर से जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया है 15 अगस्त 2021 से जो 15 अगस्त 2022 तक चलेगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और मौलिक सोच है। इसके पहले किसी ने इस प्रकार की सोच नहीं किया था, जिसे कि शहीदों के बारे में याद किया जाए। शहीदों ने शहादत दिया, कुर्बानियाँ दिया और 90 वर्ष के संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। हम इतना ही जानते हैं, आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। और आकाशवाणी पर मैं जब समाचार सुनता हूँ तो प्रतिदिन 2-3 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे नवयुवक वर्ग, आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। ये शहीद महोत्सव का कार्यक्रम करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने बहुत बड़ा उपकार किया है और एक प्रकार की प्रेरणा हमारे नवयुवक साथियों में पैदा किया है। 2017 की बात है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ आए थे, तो माननीय उस समय के राज्यपाल राम नाईक ने उनसे आग्रह किया कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा तिलक जी ने लखनऊ में दिया था और उसके 1 से 1 वर्ष पूरे होने पर वहाँ पर कार्यक्रम किया गया था 30 जनवरी 2017 को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद परिवारों को बुलाया, जिसमें मैं भी शामिल था और हमारे जैसे 20-25 शहीद परिवार आए थे, जिनको उन्होंने सम्मानित किया था। देश में इस तरह का यदि कार्यक्रम हो तो हमें नई प्रेरणा मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और हम शहीदों के बलिदान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। अभी 8 अप्रैल को एक समारोह हुआ, इसी सिलसिले में शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर। तो हमसे लोगों ने पूछा कि बोलने का कार्यक्रम क्या रखा जाए, तो मैंने सुझाव दिया कि भारत के आज़ादी के पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी और आज हम कहाँ खड़े हैं, यदि इस पर विचार किया जाए तो मेरे विचार से अच्छी बात होगी। भाइयों बहनों, आज़ादी के पहले जो अखंड भारत था, जो आज पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और बचा खुचा हमारा हिंदुस्तान है, इस समय एक ही नारा था कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। एक ही क्षेत्र था, पूरा अखंड भारत। एक ही जात थी कि हम हिंदुस्तानी हैं। और इस तरह की भावना लेकर के यहाँ के हर कौम के लोगों ने, हर क्षेत्र के लोगों ने शहादत दिया, देश को आज़ाद कराया। और इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट समय लूँगा शहीद मंगल पांडे के बारे में भी। ये इनका जन्म नगवा गांव में
जनपद बलिया में हुआ था 30 जनवरी 1831 को, और 26 वर्ष 6 महीना 2 दिन के बाद वो उनको शहादत मिली। बैरकपुर में एक सिपाही के रूप में कार्यरत थे। 29 मार्च 1857 को जब उन्हें बैरकपुर छावनी में मालूम हुआ किसी स्रोत से कि बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और उस समय बंदूक को चलाने के लिए दांत से खींचना पड़ता था, तो ब्राह्मण होने के नाते और शुद्ध विचार के होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। उन्होंने बंदूक चलाने से मना कर दिया और वहाँ छावनी क्षेत्र में ही आंदोलन कर दिया। और उस समय एक अधिकारी ह्यूम आए घोड़े पर, उनको उन्होंने बंदूक से दाग दिया, और उसके बाद में एक और अधिकारी को उन्होंने बंदूक गोली से उड़ा दिया। अंग्रेज़ों के हाथ में पकड़ा ना जाऊं, उन्होंने अपने पर गोली चलाई, लेकिन गोली उनके टांग के नीचे से निकल गई, बच गए। उन्हें अरेस्ट किया गया और फौजी मुकदमा कायम किया गया। थोड़े ही अंतराल के बाद 6 मई 1857 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 7 मई को फांसी देने का समय नियत हुआ, लेकिन उसके आसपास के जल्लादों ने उन्हें फांसी देने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों को डर हो गया कि जब जल्लाद भी इनके साथ शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने कलकत्ता से 2 जल्लाद बुलाए और उनको बताया नहीं गया कि आपको क्या करना है। और 8 अप्रैल को 5:30 बजे उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे जाने के बाद हमारे जैसे बहुत से मंगल पांडे इस देश में पैदा होंगे। भाइयों और बहनों, ये आज़ादी की लड़ाई, चाहे जिसको लोग संजोग से कहते हैं, ये संजोग की बात है कि हम आप यहाँ बैठे हैं और कुछ विचार करने के लिए देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम यहाँ लोग उपस्थित हैं। संजोग कहिए चाहे जो भी कहिए, या हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक संजोग बस ही ऐसा आंदोलन हुआ, और ठीक 1 महीने के बाद मेरठ में ये स्वतंत्रता की चिंगारी गिरी और वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जो सबको मालूम है। बैरकपुर की घटना से ज़्यादा 10 मई की घटना प्रचलित है, क्योंकि वहाँ कैंट में सारे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और उस समय ये चिंगारी पूरे देश में फैली। उस समय के तत्कालीन बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, झांसी की रानी और हमारे आरा जिले के कुंवर सिंह, ये लोग स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए, और इस तरह से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। और 90 वर्ष के संघर्ष के बाद, शहादत देने के बाद हमें आज़ादी मिली है। अभी मैं नाटक देख रहा था, इसमें मुख्य बात मुझे अच्छी लगी कि धरोहर को संभालना बहुत कठिन भी है और मेरे लिए आवश्यक भी है आने वाली पीढ़ी के लिए। शहीदों ने शहादत दिया, देश को आज़ाद कराया और धरोहर के रूप में हमें रखा। इसको संवारना, संभालना और इसको आगे बढ़ाना, ये मेरा कर्तव्य हो जाता है, हर देश का नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। भाइयों और बहनों, एक समय था, हमारे चौथी पीढ़ी में हमारे बड़े बाबूजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के पहले कांग्रेस में शामिल हुए, आज़ादी के बाद घर आना शुरू किए। बताते थे यहीं इलाहाबाद नैनी में जेल में थे, एक बार वंदे मातरम कहने पर पीठ पर एक कोड़ा लगता था, और वे लोग उस समय तक वंदे मातरम कहते रहते थे झंडा फहराने के लिए, जब तक कि बेहोश हो गिर नहीं जाते थे। आपको याद होगा 2-3 साल पहले ये डिबेट का मैटर लगा दिया मीडिया वालों ने। मुझे तकलीफ हुई इस बात का। मीडिया का बहुत बड़ा काम है देश को आगे बढ़ाने में, सही दिशा देने में। दिस वॉज नॉट ए मैटर ऑफ डिबेट कि हमें वंदे मातरम कहना चाहिए या नहीं, भारत माता की जय कहना चाहिए कि नहीं, ये डिबेट का मैटर ही नहीं है। आपका छोटा बच्चा पूछेगा ये किस तरह का डिबेट हो रहा है, आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है। इस तरह की बात अपने देश में मैं मीडिया वालों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की भ्रामक चीज़ें न दे समाज में,
जिससे कि हमारे देश का अहित हो और देश हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। खैर, आज हम भारत माता की जय, वंदे मातरम आसानी से कहते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज़ादी के पहले जो हमारे देश की स्थिति थी, हमारे समाज की जो सोच थी, आज एकदम विपरीत हो गई है। विपरीत इस माने में हो गई है कि आज वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस तरह के वाद ऐसे हो गए हैं जो अनाज में घुन की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। यदि इस तरह का वाद पनपता जाएगा तो आंतरिक शक्ति हमारी कमज़ोर होगी और बाहरी शक्तियों का असर हमारे देश पर पड़ सकता है। भाइयों बहनों, हमें शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के समय में हम देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, समृद्धशाली रखेंगे और अपने हिंदुस्तान देश को खंडित होने से बचाएंगे, ये हमें विचार करने का प्रश्न है। मेरा मानना है कि हम जिस क्षेत्र में भी हों, चाहे किसान हो, शिक्षक हों, व्यवसायी हों, यदि हम ईमानदारी से काम करें और थोड़ा समय राष्ट्र के हित के लिए भी सोचें, कार्य रूप में उसको परिणित करें, तो हम देश को खुशहाल बना सकते हैं। और जो कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया था ज़रूर, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा कि हमारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो गई और हम कहां से कहां पहुंच गए। हमें फिर सोने की चिड़िया बनाना है देश को और इस हिंदुस्तान देश को दुनिया के सामने ऊंचाई पर ले जाना है। भाइयों बहनों, समय की भी एक सीमा होती है। मेरा मानना ये है कि हमारे प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं जो भी हैं, उनमें उसको साकार करने के लिए आप आगे आएं और उसको कार्य रूप में परिणित करें, उनका साथ दें। और ऐसे लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका आवश्यक है, लेकिन दैट शुड बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। विपक्ष का मतलब नहीं कि कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम विपक्ष में तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, तो उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, यदि गलत रास्ते पर जा रही है, आप विरोध करने का लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आपको करना भी चाहिए, जिससे देश का भला हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा समय अपने निकालें, अपने साथियों से कहें, देश के लिए कुछ करें, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हम देश को आगे बढ़ा करके दिखाएं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कार्यक्रम में अब हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान राम माधव जी का उद्बोधन होने वाला है। उद्बोधन के बाद 10 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आप अपने प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। प्रश्न के लिए माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं मुख्य वक्ता श्रीमान राम माधव जी से आग्रह करती हूं कि वो उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने संक्षेप में पर अत्यंत सारगर्भित संदेश हम सबको दिया है, श्रीमान रघुनाथ पांडे जी, विशिष्ट अतिथि श्री सौरभ जी, इस सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र के कई राजनीतिक और सामाजिक नेतागण और प्रबुद्ध नागरिक बंधु, एक विशेष अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे देश को
आज़ाद होकर 75 साल पूर्ण हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि क्यों न देश भर में उस आज़ादी की प्रेरणा को फिर से ताज़ा करने का, और आज़ादी के प्राप्ति के बाद की जो पीढ़ियाँ निर्माण हुई है, लगभग यहाँ के 90% लोग या उससे ज़्यादा अधिक प्रतिशत लोग हम सब आज़ादी के बाद पैदा हुए लोग हैं, तो हमें उस आज़ादी के संघर्ष से थोड़ा बहुत परिचित क्यों न किया जाए। जैसा आदरणीय पांडे जी ने भी कहा, बहुत अच्छे विचार से यह कार्यक्रम की योजना बनी। वैसे तो पहले भी जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भी हमारे गणतंत्र के 50 साल होने पर वर्ष 2000 में इसी प्रकार 1 साल तक गणतंत्र की महानता को देश को समझाने का भी एक विशेष प्रयास सरकार के माध्यम से हुआ था। और आज 75 साल का आज़ादी का यह कार्यक्रम को भी देश के सामने ले जाने का अवसर भाजपा को ही प्राप्त हुआ है। ऐसा ही होता रहेगा, शायद शताब्दी भी उन्हीं के हाथ में रहेगा। तो आज हम एक बार उस महान स्वतंत्रता संग्राम को याद करना चाहिए, स्वाभाविक है। हमने ही देश को आज़ाद किया है करके भले ही कुछ लोग उस आज़ादी के श्रेय को राजनीतिक दृष्टि से अपनाने का कोशिश किए भी क्यों न हो, पर यह आज़ादी का आंदोलन अनेक धाराओं में अनेक लोग चलाए निरंतर संघर्ष का परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त हुआ था। इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, आपके पड़ोस में बघेलखंड के क्षेत्र में या महाकौशल में, यहाँ पर भी हुई संघर्ष का थोड़ा बहुत वर्णन अभी हमने सुना है। देश भर में किसी भी कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ देश के स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लोग संघर्षरत नहीं हुए हो। अनेक धाराओं में संघर्ष चला। कांग्रेस के मंच पर गांधी जी, नेहरू, तिलक, सरदार पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर एक मुख्य धारा का स्वतंत्रता का आंदोलन चला है, जिसका इतिहास हम ज़्यादातर जानते हैं। पर उसके साथ साथ समांतर में और भी धाराएं चली। जैसे क्रांतिकारियों का जिक्र हुआ, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक नाट्य मंचन हुआ, भगत सिंह का नाम हम सुनते हैं, सुखदेव राजगुरु का नाम सुनते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनते हैं। ऐसे अनेक नवयुवक अपना जीवन न्योछावर करके स्वतंत्रता के आंदोलन में युवक थे, 20 साल के, 25 साल के आयु में। वैसे सरदार उधम सिंह जैसे लोग तो 17-18 साल के आयु में ही देश के आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो देश के विभिन्न प्रांतों से आए थे, विभिन्न समुदायों से आए थे। भगत सिंह सरदार थे, सिख समाज के थे। चंद्रशेखर आजाद हिंदू थे। अशफाकुल्ला खान एक नवयुवक हुआ, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे, मुसलमान थे। फांसी की सजा हुई थी। जब जेल में थे तो जेलर आया था, जेलर मुसलमान था। जेलर आके कहा कि तुम क्यों पड़े हो इसमें, ये तो हिंदू लोग अपने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तुम्हारा क्या लेना देना, अंग्रेज तुम्हारे हितैषी है, माफी मांग लो तो तुमको छूट मिल जाएगी। ये जो आजादी मिलेगी इसमें मुसलमान दास्ता का जीवन जीना पड़ेगा। तो अशफाकुल्ला खान का उत्तर था कि देखो, मैं भारत माता का एक संतान हूं, मेरे देश के आजादी के लिए एक बार नहीं तो 100 बार बलिदान देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। रही बात दास्ता की, अगर दास्ता ही करनी हो तो विदेशी अंग्रेजों की दास्ता से मेरे लिए स्वदेशी मेरे देश के भाइयों की दास्ता मंजूर है, ये कहकर वो फांसी पर चढ़ गए। सभी लोग, सभी समाज के बंधु इस संघर्ष में शामिल हुए। अभी जो किताब का विमोचन हुआ वह यहाँ के एक क्षेत्र के महिलाओं का संघर्ष का इतिहास है।
कभी देश का पूरा इतिहास लिखा जाएगा तो वो हजारों पन्नों का इतिहास होगा। साहित्यकारों ने अपने तरफ से आंदोलन किया था, अपने तरफ से संघर्ष किया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम लिया गया। ऐसे अनेक कवि, साहित्यकार किताब लिखी, कविताएं लिखी, गद्य लिखा, पद्य लिखा, ग्रंथ लिखे गए, अखबार शुरू किए गए देश में आजादी को आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज की कहानी हमको पता है। देश के बाहर जाकर 1 लाख की सेना इकट्ठा करके अंग्रेजों को परास्त करके इस देश में आजादी लाने का एक बहुत बड़ा संघर्ष सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से किया। और उस आंदोलन के कई परिणाम हुए थे। पहली बात तो 1944 में मणिपुर में मोइरांग नाम के स्थान पर देश का तिरंगा पहली बार लहराया गया, वो भाग को आजाद किया गया। हमको भले ही 15 अगस्त को आजादी मिली हो, पर मोइरांग की आजादी तो 44 में ही मिल गई थी, आजाद हिंद फौज के माध्यम से मिला था। बाद में जब आजाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा चला, उन सेनाओं को लाल किले में अंग्रेजों ने उनके ऊपर अदालत में मुकदमा चलाई, तो फिर देश एक होकर उठ खड़ा हो गया अंग्रेजों के उस मुकदमा के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू 1922 में 1922 में अपना वकालत छोड़ दी थी। नेहरू लंदन में वकालत की शिक्षा प्राप्त करके आए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते थे। पर 1922 में उन्होंने घोषणा की है, अब ये जो काला कोट है इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे सफेद वस्त्र पहनकर आजादी के आंदोलन में कूदना है। काला कोट को बाहर कर दिए थे, छोड़ दिए थे। वो नेहरू 45 में आजाद हिंदू फौज के पक्ष में अदालत में लड़ने के लिए फिर से काला कोट पहनकर आगे आए। देश के ने कभी कभी हमको कहानी यह बताई जाती है कि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू एक दूसरे के साथ लड़ते थे। कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र का आजादी की प्राप्ति एक एकमात्र लक्ष्य था, तो सब मिलजुल कर लड़े। भिन्न विचार के होते थे, विचारधारा अलग होती थी, पर लक्ष्य एक था, आजादी का प्राप्ति। सब ने अपने अपने ढंग से प्रयास किया, सब एक दूसरे के पूरक रहे। जब आजाद हिंद फौज का मुकदमा चला तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें उपद्रव आया, उसमें रिवोल्ट आया। वे नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और मुंबई में, कराची में जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी उसके भारतीय नाविक जितने थे वो जहाज लेकर समुद्र के बीच में चले गए और घोषणा कर दिए कि अब आगे से हम अंग्रेजी अधिकारियों की बात नहीं मानेंगे। अंग्रेजों को सरदार पटेल को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आप कुछ करिए, कम से कम हमारे जहाज तो हमको वापस दिलाइए। फिर जाकर सरदार पटेल अपील करते उन नौजवानों को कि अब आप वापस किया। चर्चिल ने कहा कि क्या कर रहे हो, भारत के लोग आजाद जीवन जीने के योग्य नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। अब हम छोड़ के चले जाएंगे, वो आपस में मारकाट करेंगे, देश को छिद्र विछिद्र कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अटली कहता है कि देखो ठीक है, हम साम्राज्यवादी है तो हमको लगता है कि लंबा समय तक साम्राज्य चला है, पर आज भारत के ऊपर राज चलाना आगे हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो हम द्वितीय महायुद्ध में युद्ध तो जीते, पर बुरी तरह हम आहत हो गए, घायल हो गए। वी वन दी वॉर बट वी आर गोइंग टू लूज द एम्पायर। साम्राज्य अब चला नहीं पाएंगे, इतने बुरी हालत है, साम्राज्य अब नहीं चलेगा। और फिर भी साम्राज्य भारत के ऊपर चलाना है तो हमारे लिए सेना आवश्यक है, और भारतीय सेना हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। और अगर ब्रिटेन से सेना को भेजकर फिर भी राज्य चलाना है, ब्रिटिश सेना तो इतने आहत है कि दोबारा किसी जंग के क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ये पार्लियामेंट में अटली कहता है। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आजादी का आंदोलन कोई एक, आजादी की प्राप्ति केवल एक आंदोलन के कारण नहीं हुई है। वैसे तो अंत में अटली ने कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया, उसका अर्थ यह भी नहीं है कि कांग्रेस का आंदोलन कम महत्व का था।
सभी आंदोलन महत्व के थे, सभी का सम्मिलित प्रयास के परिणाम स्वरूप हमें आजादी प्राप्त हुई है। तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखना चाहिए, यह आजादी हम सभी के परिश्रम से प्राप्त हुई है। हम यानी हमारे पूर्वजों के परिश्रम से, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के परिश्रम और पराक्रम का परिणाम यह आजादी है। तो इस आजादी को बचा के रखने का परिश्रम और वो प्रयास हम सबको करना है। हमने लाया है ये आजादी। जब आजादी प्राप्त हुई थी तो आगे हमें कैसे चलना है, इस पर भी हमने विचार करके एक निर्णय ले लिया है। हमने तय किया कि इस देश में राजवाड़े थे, राजा महाराजा थे। आजादी के बाद तो चाहते तो उनका राज्य चल सकता था। और मैं आपको बताऊं, जो 560 राज्य होते थे उनमें अधिकांश राज्य ऐसे थे जिनका अपना संविधान भी था। ऐसा नहीं है कि वो तानाशाही चलाते थे, संविधान से राज चलते थे। फिर भी हमने तय किया कि नहीं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था लाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे। लोकतंत्र, जब नेहरू से पूछा गया कि आजाद भारत की राज्य व्यवस्था कैसे होगी, तो नेहरू ने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। तो किसी ने पूछा कि क्यों लोकतंत्र, क्यों, वहां यहां तो राजा महाराजा है ना, उनका राज्य वापस ले सकते हो ना। तो नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, लोकतंत्र सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो लोगों ने पूछा, यार सेकंड बेस्ट कोई लेता है क्या? दुकान में जाते हो तो बेस्ट लेते हो, सबसे अच्छा लेते हो, सेकंड बेस्ट क्या है? तो व्हाई डोंट यू हैव द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नेहरू का उत्तर था, येट टू बी इन्वेंटेड। इसका मतलब है लोकतंत्र आज हमको लगता है कि इसमें वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, कोई शक नहीं है। आपके पड़ोस में एक राज्य है जहां 3 फेल हुए विद्यार्थी अपना मार्क जोड़ के, तीनों फेल हो गए, पर तीनों का मार्क जोड़ के ये बता दिए कि हमको तो फर्स्ट आया, वो लड़के से ज्यादा मार्क है, इसलिए हम ही सरकार चलाएंगे। चला भी रहे 3 साल से। यह भी होता है, कुछ होते कमजोरियां, पर जो उपलब्ध अत्युत्तम व्यवस्था लोकतंत्र है, तो हमने तय किया यही हमारी व्यवस्था होगी। लोकतांत्रिक मार्ग में पिछले 70-75 साल में हमने एक आदर्श प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। एक सफल लोकतंत्र हमने चलाया है। आज तो सरकार का भी प्रयास है, प्रधानमंत्री का भी प्रयास है, यह लोकतंत्र ऐसा बने जो जवाबदेही बने। मुझे पता है जल्दी ये सड़कों का काम नहीं होता तो आपके विधायक शैलेंद्र जी को कितना तनाव होता है रोज रात को। नेता उस तनाव में, समाज के हित में काम करने के तनाव में रहे, ऐसे लोकतंत्र बने। उस प्रकार की प्रयास चलता है। लोकतंत्र को और ठीक करके चलना है, पर लोकतंत्र के अलावा कोई व्यवस्था हमारा नहीं है। हमारा लोकतंत्र पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए, ये हमने तय किया है। सफल हम चला के दिखाया भी है। इस सफलता का आनंद लेना चाहिए। 70 साल 75 साल में इस देश काफी क्षेत्रों में आगे भी बढ़ा है। हम जब आजाद हुए थे हमारा लिटरेसी रेट 17% था, 17%। आज करीब 90% के करीब हम लिटरेट है। हमारे यहां 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, आज 10% से कम है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, वो भी सरकारी आंकड़ा होता है। तो कई क्षेत्रों में हमने प्रगति की है, उस प्रगति का भी सम्मान होना है। कभी कभी वामपंथी जो नारा देते हैं ना, ये आजादी झूठी है, उस नारे का इस देश में स्थान नहीं होना चाहिए। आजादी झूठी नहीं है, आजादी हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा का एक विषय होना चाहिए। इस आजादी को बचा के, श्रद्धा के साथ बचा के रखना चाहिए। पर इस आजादी का लक्ष्य क्या है? क्यों आखिर हमने आजादी प्राप्त की है? इस बात को भी जब हम 75 वर्ष मना रहे हैं तो थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं उसी पर थोड़ा 2-4 विचार आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। जब देश का आजादी हमको प्राप्त हो गया था, अपने मृत्यु से 3 दिन पहले महात्मा गांधी जी ने एक प्रस्ताव को डिक्टेट किया था अपने सेक्रेटरी को।
वह प्रस्ताव उनके यानी फरवरी मास में कांग्रेस के अधिवेशन में रखना था गांधी जी को। 27 जनवरी 1948, 30 को उनकी मृत्यु हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु। उससे 3 दिन पहले ये डिक्टेट हुआ था। उसमें गांधी जी लिखते हैं, गांधी जी उन्होंने डिक्टेशन दिया कि भले ही देश बट गया हो हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हमने जो चाहा उस प्रकार देश राजनैतिक स्वाधीनता को प्राप्त किया। शब्द सुनिए, गांधी जी ने यह नहीं कहा कि भारत स्वतंत्र हो गया, राजनैतिक स्वाधीनता को प्राप्त किया है। हम पॉलिटिकली फ्री हुए हैं। अंग्रेज गए, हम आ गए, गोरे चमड़े वाले गए, काले चमड़े वाले आ गए सत्ता में। इतना ही अभी हुआ है। पर वो आगे लिखते हैं, शहरों से दूर 7 लाख गांवों में रहने वाले करोड़ों देशवासियों को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी आना बाकी है। स्वतंत्रता वो है जब इस देश के अंदर हर व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता मिले, आर्थिक स्वतंत्रता मिले, नैतिक विकास हो। यह गांधी जी ने देश के सामने रखा हुआ लक्ष्य था। यह आजादी आना है। फिर गांधी जी ने आगे और भी लिखा, इसके लिए और एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, उस आंदोलन को राजनीति से दूर रखना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया, इसलिए कांग्रेस को अपना राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करके एक सामाजिक संगठन बन जाना चाहिए। उसका नाम भी गांधी जी ने दे दिया, लोक सेवक संघ। ऐसा नाम देकर कांग्रेस को एक सामाजिक संगठन बना देना चाहिए। कांग्रेस राजनीतिक दृष्टि से खत्म हो जाना चाहिए। यह अलग बात है कि उस समय के नेहरू जी वगैरह को लगता था कि भाई आजादी का तो श्रेय है, इस श्रेय का लाभ उठाकर सत्ता में आ जाए। इसलिए गांधी जी की उस बात को उस समय के नेताओं ने माना नहीं है। पर अच्छी बात है कि शायद वर्तमान के गांधियों ने उस गांधी जी के वाक्य को यानी सफल बनाने के प्रयास में लगे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। पर गांधी जी ने जो विषय रखा है, भाई सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आजादी, और इसका आधार अंबेडकर जी ने दे दिया। इस आजादी को प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए एक संविधान बना के दिया है। अंबेडकर जी का स्पष्ट मानना था, भाई आजादी के पहले आजादी के लिए तो हम बहुत कुछ करते थे, जिसको जो लगा वो करता था। मंगल पांडे जी को गुस्सा आया तो अंग्रेजों को मार डाला है। आजादी के आंदोलन में वो सब मान्य था, वो सब आवश्यक था। पर अंबेडकर कहते थे आजादी के बाद वो नहीं चलेगा। अब जब चाहे तब आप हल्ला करोगे, जब चाहे तब हिंसा करोगे, जब चाहे तब रास्ता रोको करोगे, हो हल्ला करोगे, ये रास्ता नहीं चलेगा। संविधान के रास्ते पर हमको देश को आगे बढ़ाना है। अब आजादी के बाद का रास्ता संवैधानिक होना चाहिए, पर इस संवैधानिक रास्ते में जाकर हमको एक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आजादी देश के करोड़ों लोगों को प्राप्त करवाने का प्रयास करना पड़ेगा। आज उस पर आकलन एक बार करेंगे, हमारे ध्यान में आता है कि हमने काफी कुछ प्रस्थान किया है, पर और कुछ करना, और बहुत कुछ करना बाकी है। आज भी इस देश के अंदर सामाजिक सद्भाव, जिसके कारण हर देश के व्यक्ति को लगता हो कि मैं आजाद जीवन जी रहा हूं, यह भावना आज हमने पूर्ण रूप से इस सद्भाव को ला नहीं पाया है। आज भी हम अभी बात आई, जाति के नाम पर लड़ते हैं, जातिवाद है। जाति का मेरा कोई टिप्पणी करना नहीं है, जाति अनेक पहचानों में एक पहचान है, पर यह जातिवाद कहां से आ गया? आप कह सकते हैं कि कहां जातिवाद है, हम सब तो साथ में बैठे हैं ना, हाल में, और बस में बैठते हैं ना, कार में बैठते, रेल में बैठते हैं ना, रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना, ऑफिस में बैठते हैं ना। कहां जातिवाद है? जातिवाद दिल में है, हमारे दिल से गया नहीं है। आज भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद भी फलाना जात का है तो उनको घर किराए पर भी नहीं मिलता। भाई कई अधिकारियों का अनुभव मैं देखा। क्यों? मन से गया नहीं है। प्रयास भी हुए, पर इस देश का एक विचित्र स्वभाव है। अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति को समाप्त करना चाहिए। तो महाराष्ट्र में कुछ युवकों को उत्साह आया, उन्होंने एक संगठन शुरू किया, उसका नाम था जाति पाति तोड़क मंडल। उनको लगा कि इस मार्ग से हम जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे। 2-3 साल बीतने के बाद उनके ध्यान में आया कि जाति पाति तोड़क मंडल एक जाति बन गई।
बाकी लोग कहते थे कि यार ये जाति पाति तोड़क मंडल वाले हैं, अपने जात के नहीं है, इनके साथ शादी विवाह नहीं करना है, तो आपस में शादी करना पड़ता था। तो भारत के एक टिपिकल व्यवहार है, ये धीरे धीरे बदलना है, ये जाति व्यवस्था बदलना है, धीरे धीरे बदलता भी है। अब आईएएस अधिकारी से शादी करता है, जाति नहीं पूछता है, आईपीएस से करता है, डॉक्टर से करता है, आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करता है। धीरे धीरे बदलेगा, ये बदलना चाहिए। पर सबसे अहम बात, जातिवाद क्यों होता है, ये जाति का अहम भाव क्यों होता है, इसको हमें समाप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। इससे ऊपर उठकर देश की एकता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सामाजिक लक्ष्य एक वो होना चाहिए। वैसे तो यहां काफी नेता बैठे हुए, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में हूं, फिर भी मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जाति भाव, जातिवाद पनपता है तो राजनीति भी एक कारण होती है। जब राजनीति में ये लगने लगता है कि मेरा जाति का व्यक्ति मंत्री रहेगा तो मेरा काम आसानी से होगा, तो वहां से ये जातिवाद पनपता है। इसलिए राजनीति में भी प्रयास होना, जातिगत राजनीति समाप्त होना चाहिए। और आज सांप्रदायिकता है। देश 1947 में बट गया था, धर्म के आधार पर बटा था। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ जी नहीं सकते, इसलिए हमने देश को बांट दिया था। आपको सबको पता ही होगा कि देश का विभाजन कोई शांतिपूर्ण नहीं हुआ। अफ्रीका का निर्माण हुआ था 40 के दशक में। उसी समय फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेनिश और पोर्चुगीज और जर्मन 5 लोग बैठ के लाइंस खींच लिए, 50 देशों को बना दिया अफ्रीका में, एकदम शांति से बनाया। वहां वो बनाते समय एक भी अफ्रीका देश का नेता नहीं था, उनसे पूछा ही नहीं, बिना पूछे बना दिया उसको। गलत था वो भी, पर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। हमारा जब देश का विभाजन हुआ, 3 लाख लोगों के शवों के ऊपर देश का बंटवारा हुआ था। तो पहला हमको संदेश आना चाहिए था, मिलना चाहिए था, जैसा बताया गया। और एक बार देश का विभाजन नहीं होगा यानी इस देश के 130 करोड़ लोग साथ मिलकर जीना होगा। उस प्रकार का सोच लेकर उस प्रकार के सोच को हमें समाज में निर्माण करना पड़ेगा। हां, पर होते समाज में आतताई होते, कुछ लोग उपद्रव करते हैं। उपद्रव करने वालों के साथ क्या करना? अंबेडकर जी ने जो कहा वो करना है, संविधान और कानून के जिम्मेदारी उनके लिए छोड़ना है। हमारा एक ही काम होना चाहिए, हम सबको साथ कैसे लेकर चले, हम सब मिलकर कैसे रहे, यह प्रयास समाज को करना होगा। सरकार अपना काम करेगा, सरकार को जरूरत पड़ी बुलडोजर चलाएगा। हां, बुलडोजर जब चलती है तो देश से दुनिया भर तक प्रचार होता है किसी मजहब विशेष के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। मुझे अभी भी पता चला कि यहां संघ के कार्यालय के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि उसका भी कुछ समस्या है। जमीन, कई घर जाने वाले, वो हिंदू का घर है। कानून के सामने मजहब नहीं होता है, होना नहीं चाहिए। अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं, राजा पिता समान होना चाहिए। पिता आवश्यक पड़ी तो घर में बेटे को एक थप्पड़ मारता है, घर में मारता है। थप्पड़ तो सड़क पर गुंडा भी मारता है। राजा का थप्पड़ घर के अंदर पिता बेटे को देने वाला थप्पड़ ही होना चाहिए, सड़क पे गुंडे का थप्पड़ नहीं होना चाहिए। राजनीति में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कानूनन चलना है। इसलिए हमारे यहां चाणक्य कहते हैं, हमारे यहां राजा के पास दंड दिया गया। दंड यानी किसी को दंडित करने का अधिकार दिया गया, पर उसका नाम है दंड नीति। वो दंड नहीं है, दंड नीति है। उसकी एक नीति है, उसका एक नियम है। वो नियम के अनुरूप बुलडोजर चल सकता है, पर बुलडोजर नियम का भाग होता है, बुलडोजर संस्कृति नहीं होती है। वो हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारे दिमाग का हिस्सा नहीं है। हमारा दिमाग का हिस्सा क्या है? हां, सरकार अपना काम करेगा, हमारा काम 130 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा करना है। ये सोचकर चलना पड़ेगा। अभी सरकार ने कश्मीर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, धारा 370 को समाप्त किया।
देश के विभाजन का कुछ जो अंश रह गए थे उसमें एक 370 भी एक था। हमारे देश के ही राज्य और राज्य के बीच एक मनों में विभाजन हुआ, उस विभाजन को कैसे समाप्त कर सकते हैं इसका प्रयास करना। तो मैं तो सब जगह अपील करता हूं। अब कश्मीर में सरकार ने अपना काम किया, पर हम समाज के नाते हमारा एक काम है, क्या है, अगला छुट्टी मनाना है ना, कश्मीर जाके मनाइए, श्रीनगर जाइए। अगली तीर्थ यात्रा करनी है ना, अमरनाथ यात्रा पर जाइए, वैष्णव देवी यात्रा पर जाइए, शंकराचार्य हिल पर जाइए श्रीनगर में। आने लाइटर नोट, अगला हनीमून मनाना है ना, गुलमर्ग जाइए। हाँ, मेरा अनुभव नहीं है, पर आप कह सकते अगला हनीमून कहां होता है। कहीं नियम नहीं है कि हनीमून एक ही बार मनाए, एक ही दंपति को मनाना है, पर 4 बार मनाओ, कौन रोकता है। एक ही दंपति को मनाना है। तो कहने का मतलब है अब हमें वहां जाए, वहां के लोगों को आलिंगन करे, कहे कि हम सब एक समाज है। क्यों ये इसमें पड़े हो, ये अलगाबाद में पड़े हो। हाँ, वहां आतंकी है ना, उनको संभालने के लिए अपनी सेना है, अपनी व्यवस्था है। यहां बैठकर ये नहीं सोचना यार जाए इनका ठीक करेंगे, आपको ठीक नहीं करना है, वो करने वाला करेगा। हर जगह सोचते हमको ठीक करना है। कई भाषा सुनता मैं, धर्म युद्ध है। भाई धर्म युद्ध बनने के लिए तुम भगवान कृष्ण बन गए हो क्या, अर्जुन बन गए हो क्या? धर्म युद्ध उनको करना है, बाकी है सरकारें है। तो इसीलिए आज सामाजिक एकता, इसके लिए बड़ा समर्पित प्रयास होना चाहिए। देश को विभाजित करने के बड़े प्रयास चलते हैं, तनाव संघर्ष निर्माण करने के कई प्रयास चलते हैं। हमारा संकल्प एकता का होना चाहिए। आर्थिक विकास भी इस देश के लिए बड़ी आवश्यक है। हम 75 साल में कुछ प्रगति जरूर की है। मैंने कहा जब हम आजाद हुए थे 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते थे। आज ठीक है वो स्थिति नहीं है, पर आज भी मैं आपको कहूं, हमको राजनीति में जब होते हैं तो कुछ बड़ी अच्छी बातें कहना पड़ता है। जीडीपी के आंकड़े में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है, बड़ी उपलब्धि। हम बहुत पीछे होते थे। पर दूसरा भी आंकड़ा है, ये जीडीपी को हर व्यक्ति आय के रूप में बांटोगे, आपका नंबर 150 के बाद आता है। पर कैपिटा जीडीपी ने हम 152nd पोजीशन में है। यानी आम व्यक्ति का जीवन आज भी संपूर्णतः समृद्ध नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री का वो आह्वान है, आत्मनिर्भर भारत खड़ा करना है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर सम्मान का जीवन जी सके, आर्थिक दृष्टि से सम्मानित जीवन जी सके। पर वो करेगा कैसे? हम सबके प्रयास से करना है। सरकार के ऊपर नहीं देखना है, सरकार कुछ प्रयास करेगी, सरकार अपने ढंग से जितना करना है करेगी, पर समाज भी कर सकता है, कर सकता है। इसका मेरा जीता जागता उदाहरण मुझे आज मिला है। मैं आ रहा था रीवा से, सागर रोड मार्ग से आ रहा था, बीच में चाय के लिए हम रुके थे। एक जाहिद नाम का लड़का है, एमटेक पढ़ा है, एक सीमेंट कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। 15-16 साल काम करने के बाद उनको लगा कि उससे मैं गांव को क्या कर पा रहा हूं, मैं तो अच्छा पैसा बना रहा हूं। नौकरी छोड़ के वापस आके अपने गांव में एक रेस्टोरेंट खोला, आज 20 लोगों को नौकरी दे रहा है। उसने कहा पहले मैं अकेला कमाता था, आज मैं कमा रहा हूं पर 20 लोगों को कमाई दे रहा हूं। आर्थिक विकास ऐसे होता है, समाज के प्रयास से होता है। उस प्रकार का प्रयास करना है। पर आखिरी भी प्रमुख बात है, नैतिक अधिष्ठान भी इस देश का बढ़ना चाहिए। वैसे काफी अंतर आया है। पहले हम जो भारत का वर्णन सुनते थे कि भ्रष्ट देश है वगैरह वगैरह, आज उतना नहीं है, काफी अंतर आया है। फिर भी और अंतर आना बाकी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का, प्रयास होता है। पर इसके 2 मार्ग से प्रयास करना पड़ता है। एक, भ्रष्टाचार को ऊपर से निर्मूलन करना पड़ता है। आप सागर में म्युनिसिपल ऑफिस में 500 रुपए वाले क्लर्क को पकड़ के ये कह दे कि हम भ्रष्टाचार पर बड़ा जंग छेड़ा है, उससे काम नहीं चलेगा। ऊपर नीति का यानी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं हमको खड़ा करना है। आज दूर दूर तक इस व्यवस्था खड़ा होती दिखते हैं, तब भ्रष्टाचार मुक्तता धीरे धीरे व्यवस्थाओं में आएगी। और मैं तो ये कहता हूं,
कि केवल भ्रष्टाचार मुक्त यानी नॉन करप्ट होना पर्याप्त नहीं है। वैसे तो करप्शन करने का अवसर नहीं मिलता है तब तक हर व्यक्ति नॉन करप्ट है। आप इनकरप्टिबल बनना पड़ता है। यानी प्रधानमंत्री के बारे में मैंने एक पत्रकार, विदेशी पत्रकार का टिप्पणी सुना। उसने कहा कि मिस्टर मोदी इज इनकरप्टिबल, यानी उनको करप्ट बनाने की ताकत नहीं है किसी के पास। ऐसा बनना पड़ता है व्यवस्थाओं में, तब जाकर आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। पर साथ ही साथ नीति को जमीन से निर्माण करना पड़ेगा। क्या हम वो प्रयास करते हैं? हमारे धर्मगुरु, हमारे शिक्षा, हमारा समाज संगठन, हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन हैं। हमारे सरदार जी बैठे, सिखों का संगठन है, जैनों का संगठन होगा, ब्राह्मणों का संगठन होगा, जाति संगठन होते हैं, अनेक समाज। क्या हम नैतिक आधार बनाने का प्रयास करते हैं समाज में? क्या हम इस देश के सभी वर्गों को मैं आजादी का जीवन जी रहा हूं ये भावना देने की व्यवस्था करते हैं? इस प्रकार की बहस करते हैं। यहां कुछ महिला बैठी है। भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी क्या है? थोड़ा बहुत अंतर आया होगा, पर आज भी जो आजादी की महसूस होनी है वो होती है क्या? नहीं होती है। हां, महिला सुरक्षा के कानून बनते हैं, बट सुरक्षा क्या होती है? एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछ लिया कि महिला की रक्षा को लेकर आपका क्या राय है? तो विवेकानंद जी जोर से हंसे और बोले, महिला की रक्षा तुम करोगे? भाई, स्वयं दुर्गा है, स्वयं काली है, स्वयं महिषासुर मर्दिनी है, तुम उनकी रक्षा करोगे? सम्मान करो। उनका शब्द था, गिव डिग्निटी नॉट सेफ्टी। डिग्निटी दोगे ना, सेफ्टी अपने आप आएगा। वैसे तो कानून बहुत है। अब तो निर्भया कानून में तो आप किसी महिला के साथ अत्याचार करोगे तो फांसी भी लग सकती है, पर क्या उससे डिग्निटी मिलता है? अपने विचारों के अनुरूप आगे बढ़ने की आजादी महिला को मिलती है। मैं याद दिलाता हूं, 2014 में पहली भाषण में प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त का भाषण दिए थे। उसमें उन्होंने एक प्रश्न पूछा सभी परिवारों से। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपके घर में लड़की रात को थोड़ा देरी से आती है तो कितने प्रश्न पूछते हो कि भाई कहाँ हो, कहाँ घूम रही थी 7 बजे तक, मोबाइल दिखाओ, किस किस से चैट कर रहे हो, पूछते हैं ना। चिंता होती है, चिंता के कारण पूछते हैं। पीएम साहब ने पूछा कि कभी जो बेटा महापुरुष 11 बजे आता है ना रात को, उनसे कभी पूछते हो कि भाई क्या करके आ रहे हो? उनको ठीक से पूछ लिया ना तो ये 7 बजे लड़की को पूछने की नौबत नहीं आएगी आपको। वैसे गांधी जी कहा करते थे, मैं उस दिन को सच्ची आजादी का दिन मानता हूं जब इस देश की एक लड़की रात को 12 बजे अकेले सड़क पर घूमकर घर जा सकती हो। उस देश को सच्ची आजादी का दिन मानता हूं। उसके 2 अर्थ निकल सकता है। एक अर्थ है कि सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा तो सरकारें देती है, पुलिस वगैरह व्यवस्था होती है, पर गांधी जी का उद्देश्य केवल सुरक्षा का मात्र नहीं है। रात को 12 बजे एक महिला सड़क पे दिखती है तो पुरुष के मन में क्या विचार आता है? भाई, मैं 12 बजे बाहर हूं, मुझे किसी काम से मैं बाहर हूं, ऐसा ही वो महिला भी ही बाहर होगी। ऐसा लगता है कि नहीं, 12 बजे बाहर दिखी है मतलब गड़बड़ होगा, ऐसा लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये डिग्निटी का प्रश्न है। ये अर्थ नहीं कि सब 12 बजे घूमे, वो अर्थ नहीं, पर व्यक्ति के सोच में यह अंतर आना चाहिए। इस देश के हर व्यक्ति को, महिला पुरुष सबको पूर्ण विकास का आजादी मिलना चाहिए। ऐसा सोच पनपना चाहिए। इसलिए हमने सरकार में, वर्तमान सरकार ने तय किया, लड़की का शादी की आयु 21 साल होगी। 21 साल से पहले शादी नहीं करना है, प्रतिबंध लगाया। उसके कई अन्य कारण भी है, पर मुख्य कारण यह है कि लड़की को भी अवसर मिले ना अपना करियर सोचने का, अपना जीवन साथी को सही ढंग से ढूंढने का, सही ढंग से तय करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए ना। उसके लिए हमने ये विचार रखा था। यहां कई लोगों का शादी तो 18 से पहले हो गया होगा या 21 से पहले हो गया होगा, पर आज कानून है 21 से पहले शादी नहीं हो सकता है। तो किसी ने मुझे पूछा, एकदम
सांप्रदायिक नहीं, कम्युनल नहीं है, ट्रेडिशनल व्यक्ति ने मुझे पूछा ये क्या है, हमारे यहाँ तो परंपरा से हम छोटे आयु में शादी करते हैं लड़की को, अब आप तो कानून लेके आ गए हो और आप लड़की को 18 साल में वोट देने का अधिकार दिए हो। हमारे यहाँ 18 साल में वोट का अधिकार आता है सबको, वोट तो 18 साल में दे सकती है, शादी 21 साल तक नहीं कर सकती है, यह क्या तर्क है? मैंने कहा भाई साहब सिंपल तर्क है, 18 साल में वोट देने का अधिकार है, गलती कर सकती है, पर उस गलती का जो कामयाबी भुगतना है वो 5 साल के लिए होता है। पर 18 साल में शादी में गलती कर ली ना तो जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कुछ उस प्रकार का सोच लेकर आज सभी वर्गों को लगना चाहिए, वह प्रयास होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि एक जो स्वप्न, एक जो लक्ष्य गांधी जी ने रखा, सामाजिक आर्थिक नैतिक उत्थान जब होगा वो पूर्ण स्वतंत्रता का दिन होगा। बस इसका निचोड़ आपके सामने रख के मैं समाप्त करता हूं। ऋषि अरविंद, जिनका जन्मदिन भी देश का आजादी का दिन है, 15 अगस्त ऋषि अरविंद जी का भी जन्मदिन होता है। तो ऋषि अरविंद जी ने एक संदेश दिया था, उस संदेश का एक पहला, वो 5 स्वप्न का संदेश है, वह भाषण उपलब्ध है 5 ड्रीम्स स्पीच करके। उसका पहला ड्रीम और अंत का ड्रीम आपको बता के समाप्त करता हूं। पहला ड्रीम उनका यह था कि भाई स्वतंत्रता हर प्राणी का बहुत ही प्राथमिक एक उनकी भावना होती है, वेरी फंडामेंटल एस्पिरेशन इज फ्रीडम। प्राणी पैदा होते ही स्वेच्छा चाहता है, इसलिए आप वो माता के साथ का वो बंधन भी काटा जाता है, फ्रीडम चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, हर प्राणी की प्राथमिक इच्छा होती है। तो यह आजादी उस स्वतंत्रता की भावना की परिपुष्टि करना है, यह पहला स्वप्न था उनका। स्वतंत्रता यानी विशृंखलता नहीं है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस, बट महसूस होना चाहिए कि मैं स्वतंत्रता से जी रहा हूं, मैं भय से जी रहा हूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, किसी समुदाय को नहीं लगना चाहिए मैं भय में जी रहा हूं, मुझे भय का जीवन जीना पड़ रहा है, नहीं लगना चाहिए। वह स्वतंत्रता है उनका, वहां पहला स्वप्न था वो, ऐसी स्वतंत्रता हमको चाहिए। टागोर का वो है ना कविता, वेयर द माइंड इज विथआउट फियर, उस प्रकार की आजादी चाहिए। पर उनका अंतिम स्वप्न था, उनका कहना था भारत अपने लिए आजाद नहीं होना है, भारत आजाद इसलिए होना है क्योंकि भारत को विश्व को ज्योति देना है। भारत की आजादी इसलिए है, भारत की आजादी अपने लिए मात्र नहीं है, अपने लिए जरूर है, पर विश्व को दिशा देना है, ज्योति देना है। विश्व को ज्योति देना है तो पहले अपने घरों में तो दिया जले, यह प्रयास हम सबको करना है, यह इस आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश मानकर चले। इतना ही प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। माइक पहुंचाया जाए। अपना कार्यक्रम 9 बजे समाप्त करना है, तो हमारे पास 12 मिनट है। माधव जी, मेरा प्रश्न ये है कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, परंतु क्या कारण है? देश की हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है, वह देश की महत्वपूर्ण संपर्क भाषा है। देश में पूरे देश के लोगों को इस भाषा का ज्ञान है, परंतु क्या कारण है आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस भाषा में न्याय नहीं मिल पाता, न्याय नहीं होता, जबकि न्याय मातृभाषा और जनभाषा में होना चाहिए। हम इतनी तकनीक क्यों अभी तक विकसित नहीं कर पाए? अभी सीजेआई ने अपने प्रधानमंत्री उनके उद्बोधन में कहा था कि अभी हमारे पास ये तकनीक नहीं है, तो मेरा है कि ये कब तक होगा कि हिंदी में हमें न्याय मिल सके? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूं और मैं आपके साथ व्यापक रूप से सहमत भी हूं। इतना ही ध्यान रखें कि भारत में 18 राष्ट्रभाषा है, एक नहीं है।
हिंदी महत्वपूर्ण राष्ट्रभाषा है, पर हमने सभी विभिन्न भाषाओं को राष्ट्रभाषा माना है। तो इसलिए हमारी एक स्थिति हो गई है कि जिसमें हम आज़ादी के समय एक सही कदम उठाकर एक पूरे देश को लिंक करने वाली एक भाषा के रूप में हिंदी को डेवलप कर लिए होते तो शायद आप जो बात कह रहे हैं वो आज तक हम सफलता से अमल कर लिए होते। पर उस समय कुछ राज्यों में विरोध हुआ तो मुझे अभी भी याद है 1956 में आंध्र वगैरह में बड़ा विरोध हुआ। मैं आंध्र से आता हूं, हमारे यहाँ बड़ा विरोध हुआ, तमिलनाडु में विरोध हुआ, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में घोषणा की है कि भाई मैं अभी कुछ नहीं आपके ऊपर आग्रह करूंगा, कोई आपको हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी भाषा को कर सकते हैं। एक अवसर हमने उस समय खोया था, हमको प्रयास थोड़ा संकल्प से करना चाहिए था। पर आपको ये भी देखकर अच्छा लगना चाहिए कि एक आंध्र का व्यक्ति हिंदी में भाषण दे रहा है, ये भी तो आपको अच्छा लगना चाहिए। तो हिंदी को व्यावहारिक भाषा में लाना चाहिए, मातृभाषाओं की रक्षा होनी चाहिए। अदालत की एक चैलेंज है, अदालत की जो व्यवस्था है वैसे लोअर कोर्ट्स में मातृभाषा में होना, ये आदेश सब जगह सभी राज्यों में है। जैसा हमारे साउथ में अपने अपने भाषा में लोअर कोर्ट्स का पूरा कार्रवाई चलता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समस्या यही है कि केस कहीं से कहीं पहुंचता है, उसमें अनेक भाषाओं के लोग शामिल होते हैं, तो क्या किया जाए। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हम सभी के लिए समान नासमझी की भाषा इंग्लिश है, समाज समझने की भाषा नहीं है। सबको लगता है कि हम समझते हैं, हम सब पैदल है अंग्रेजी में। वैसे अलग बात है, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान भारत में हुए। मैंने स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में एक उदाहरण बताया था, मैं बताता हूं। एक राइट ऑनरेबल श्रीनिवास शास्त्री होते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। एक बार लंदन गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, विंस्टन चर्चिल पंत प्रधान थे लंदन में, तो चर्चिल से मिलने गए। चर्चिल से बात कर रहे थे तो श्रीनिवास शास्त्री को लगा कि चर्चिल के अंग्रेजी का ग्रामर गलत है। अब श्रीनिवास शास्त्री तो विद्वान थे, विद्वान किसी से डरता नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया मिस्टर चर्चिल योर इंग्लिश इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो चर्चिल तो चौंक गया, यार ये आया उस देश से जिसको हमने अंग्रेजी सिखाया है और उनके ऊपर आज भी कर रहे, वो मुझे बता रहा है कि तुम्हारा अंग्रेजी गलत है। पर चर्चिल एक स्टेट्समैन था, चर्चिल ने कहा मिस्टर शास्त्री व्हाट वी इंग्लिशमैन स्पीक इज इंग्लिश, द ग्रामर जस्ट फॉलोस। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया, मजेदार उत्तर। ग्रामर की चिंता मत करो, पीछे पीछे आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हमारा अंग्रेजी वही है, हमारा कोई ग्रामर पीछे आता भी नहीं है। यहाँ स्टेशन मास्टर होते थे अंग्रेजों के जमाने में, जब रेल आया तो स्टेशन मास्टर्स का अपॉइंटमेंट किए, तो स्टेशन मास्टर्स को थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सिखाया गया, क्योंकि रेल में तो अंग्रेजी ही घूमते थे उन दिनों में, तो थोड़ा सिखाया था अंग्रेजी। तो एक दिन एक अंग्रेज आया स्टेशन में, पूछा हु इज द स्टेशन मास्टर हियर, चिल्लाया। तो एक बंदा दौड़ के आया काला कोट पहन के, हमारा मित्र सागर का मित्र कोई है, आया, बोला सर आई इज द स्टेशन मास्टर सर, आई इज द स्टेशन मास्टर सर। आई इज नहीं बोला जाता है, आई एम द स्टेशन मास्टर बोला जाता है, बट बस उनका इंग्लिश इतना। तो वो कहा, अंग्रेज ने कहा अच्छा यू आर द स्टेशन मास्टर, ओके यस सर आई आर द स्टेशन मास्टर सर, आई आर द स्टेशन मास्टर सर। हमारा इंग्लिश भी वो है। आपने अदालतों की बात की है, जजमेंट को समझने के लिए आपको डिक्शनरी रखना पड़ता है, वो भगवान ही मालिक है वो भाषा का, बट फिर भी चला रहे हम। बदलना चाहिए, कोशिश होना चाहिए, पर क्या है इतना ध्यान रखना चाहिए भारत विविध भाषाओं से भरा देश है, सभी भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार हो सकता है इसका सोच होना चाहिए। मैं ज्यादा खतरा दूसरी की चीज की मानता हूं। आज उदाहरण के लिए मैं तेलुगु भाषी हूं, तेलुगु फास्टेस्ट डाइंग लैंग्वेज माना जाता है। हमारे बच्चे, हमारे आंध्र के बच्चे आज तेलुगु ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, केवल बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होता है, इसलिए ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। बोलना घर में चलता है तो वो भी कम होता जा रहा है, वो ज्यादा खतरा है। पहले अपने बच्चों में व्यावहारिक भाषा को बचा के रखे। हमारे घर में, हमारे परिवार में अपनी भाषा तो चलते रहे हिंदी, हम भी वो अंग्रेजी घर में भी प्रयोग कर ले, सब जगह कर ले, ये भी थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। बाकी आप जो कह रहे हो वो सही है, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम भाई साहब। हमारा संकल्प राम राज्य के लिए है, तो क्यों ना उस पर माधव नीति प्रासंगिक हो जाती है आज के समय में। क्या प्रासंगिक हो जाती है? माधव नीति।
माधव नीति क्या? कृष्ण नीति। अच्छा, कृष्ण नीति। ऐसा है, हमने तो तय किया कि हमारा संविधान हमारे लिए प्रासंगिक है। जो भी नीतियां उसमें करना संभव है ना, वो सब की चर्चा करके संविधान बनाया है 1950 में। उस नीति से हम चले, उसमें सारे नीति शामिल है। कृष्ण नीति बहुत बड़ा विषय है, यानी एक बड़े अलग व्याख्या का विषय है, तो इस समय उसकी चर्चा में ना जाए। हमारे यहाँ कृष्ण बहुत ज्यादा नहीं है इस समय, इसलिए उसके इसमें ना पड़े। माननीय, मैं अंशुल भार्गव, आपने जो वर्तमान में देश में एक परिस्थिति है युवाओं के साथ, दूसरी समाज के साथ, युवाओं के लिए आर्थिक आज़ादी और समाज के सामने एक सामाजिक समरसता और सद्भावना, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मैंने उस पर मेरा विचार रख ही दिया था। आर्थिक दृष्टि से हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। इस समय आर्थिक दृष्टि से सबसे अहम चैलेंज देश के सामने है। अगले 10 साल हमारे सामने एक अवसर है। हम सब मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को एक कदम ऊपर ले जा सकते हैं, तो भारत के पास एक बड़ा संपन्न देश और विकसित देश बनने के एक अवसर 2030 तक आएगा। पर ये केवल सरकारी प्रयास से नहीं आएगा, हम सबका प्रयास होना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा, सब रास्ते निकालना पड़ेगा कि कैसे हम इस देश में उद्योग खड़ा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, इस पर सोचना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है तो विदेशी पूंजी भी लाना चाहिए, विदेशी टेक्नोलॉजी भी लाना चाहिए, पर हम अपने पैरों पर खड़ा हो इस दृष्टि से आर्थिक प्रयास करना चाहिए। सामाजिक प्रयास में मैंने वैसे इंडिकेट किया, मैं खुलकर बोलना नहीं चाह रहा था, पर इंडिकेट मैं तो पर्याप्त किया था। ये समझना चाहिए कि हमारे मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं होना चाहिए। द्वेष हिंदुइज्म नहीं है। आज हमारे मन में किसी विशेष समुदाय, समाज, संप्रदाय, जाति, इनके ऊपर घृणा निर्माण होती है, वो नहीं होना चाहिए। वो हिंदुइज्म नहीं है। हां, रही बात, कुछ लोग गलत रास्ते पे होते हैं, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, उनका क्या करना? मैंने कहा ना, सरकार कानून पर छोड़ना चाहिए, उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए। पर हम बाकी सब लोगों का प्रयास हो कि हम सबको ठीक रास्ते पर लाने का हम क्या प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके मन में आता है कि इस्लाम के 4 बिंदु गलत लगता है, आपको लगता है ना, हमको कई लगता है। मान लीजिए सभा रख के 100 हिंदू को रख के उनको इस्लाम के खिलाफ लंबा चौड़ा भाषण दो, उससे क्या फायदा होने वाला है? थोड़ा और या तो जानकारी बढ़ेगी किसी की, या किसी की घृणा बढ़ेगी। होना चाहिए क्या, आप 4 मुस्लिम साथियों का, आपके साथ सबके मुस्लिम मित्र होते हैं ना, उनको बुला के, यार तुम्हारे यहां ये 4 बिंदु है, इसके कारण हमारे बीच तनाव जो हो रहा है, हमारे बीच झगड़ा हो रहा है, इस पर तुम्हारा राय क्या है? ऐसा हम पूछ सकते हैं क्या? ऐसा प्रयास हो सकता है क्या? ये चर्चा चल सकती है क्या? भाई ये सारे मुद्दे हैं, एक जुलूस तुम्हारे मस्जिद के सामने से जा रहा हो तो क्यों सहन नहीं कर सकते हो? क्यों पत्थरबाजी होना है? बात भी करने वाला कोई होता है क्या, या सब लोग डंडा लेकर ही निकलने वाले होते हैं? आज उस समाज के अंदर भी सोच निर्माण करने का प्रयास होना चाहिए। ऐसी सभा हुई, इसमें 10 लोग बैठना चाहिए, वो प्रयास होना चाहिए। हम संवाद ही नहीं करेंगे और एक दूसरे का द्वेष ही करते रहेंगे तो हम उसी के कारण से 47 में देश का बंटवारा देखा है। और उस समय हमने तय किया ना कि नहीं, भारत में रहने वाला वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब मिलकर भारत है, ये तय कर लिया ना उस समय। उससे हटेंगे नहीं, वही भारत है। 130 करोड़ लोग मिलकर ही भारत है। पर ऐसा है तो हम सबको, सरकार का काम सरकार पर छोड़े, हमको सबको मिलाने का, सबको साथ लाने का प्रयास भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। जितना हो सके उतना करना चाहिए। कम से कम तो द्वेष फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। द्वेष हिंदुइज्म नहीं है। भाई साहब नमस्कार। ये आखिरी भाई साहब एक प्रश्न है आपका, हो कि गया 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत का संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष एक किताब है,
उसमें शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको आतंकी बताया गया है। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो क्या कारण है कि भारत सरकार आज भी जब राष्ट्रवादी सरकार है तो शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो शहीद का दर्जा समाज ने कभी दे दिया है। जहां तक वो पुस्तक का प्रश्न है, उसका पुस्तक का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको जानकारी दे दूं, वो पुस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का पुस्तक नहीं है। वो होता क्या है, हर कोर्स में बुक्स रिकमेंड किए जाते हैं, ये किताब पढ़ो करके प्रोफेसर रिकमेंड करता है। वो रिकमेंडेड बुक्स में वो बुक था, बाद में उसको हटा दिया गया है, वो बुक अभी रिकमेंडेड बुक्स में नहीं है। बट साहित्य बहुत कुछ निर्माण होता है, उस निर्माण हुए साहित्य में सही किताब पढ़ाने का प्रयास हो रहा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद मुझे जानकारी है कि मध्य प्रदेश में भी इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स में नए किताब लिखने का काम लगभग पूरा हो गया है, शायद मुझे जितना जानकारी है। नए किताबों का अब प्रचलन हो रहा है। जो परिवर्तन आना है वो धीरे धीरे आ रहा है, जरूर आएगा। ये सभी क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा समाज से ऑलरेडी प्राप्त है। भाई अभी यहाँ हम रुके, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा प्रश्न था, एक अंतिम, कि ये जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता, इसके लिए हमें कितना और इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपको इंतजार क्यों करना है? आपसे शुरू कर दो। देखो भाई, हमने तो किया, प्रचारकों ने तो नियंत्रण किया जन आबादी का। ऐसा है, यह विषय थोड़ा जटिल है। जनसंख्या नियंत्रण की जब हम प्रश्न करते हैं तो हमारे मन में एक विशेष समुदाय की विषय आता है, इसलिए करते हैं। पर कानून पूरे देश के लिए लागू होता है। यहां मैं पूछना नहीं चाहूंगा, पर यहां बहुत परिवार ऐसे होंगे जिनका एक ही बच्चा होगा, और बहुत परिवार ऐसे होंगे जिनका 2 बच्चे होंगे। ये जो 2 बच्चा 1 बच्चा का हिंदू की जो बहुत बड़ी प्रथा है ना, उसके कारण वास्तव में हिंदू की पॉपुलेशन घट रही है। अरे पॉपुलेशन नहीं घट रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ किसी समाज का स्थायी रहना है, स्टेबल रहना है, तो 2.2 ग्रोथ रेट होना है। 2 माता पिता 2 होते हैं, उनको 2.2 बच्चे होना। 2.2 बच्चा नहीं होता है, इसका अर्थ है 2 बच्चे होना है, हर 5 परिवारों में 1 बच्चा एडिशनल होना है। तब आबादी स्थायी रहती है, स्टेबल रहती है, बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है। आज हिंदू की करीब, जब आजादी प्राप्त हुई थी उस समय हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता था 3.4%। आज वो घटकर 2.4 पर आ गई। अब कानून लाओगे, अब वो 1.7 पर आ जाएगी। आज 2.4 पर क्यों है? हमारे यहां कुछ लल्लू प्रसाद अभी भी है, जिनके होंगे 4 बच्चे 8 बच्चे होंगे, ऐसे कुछ है। इसलिए आप 1 बच्चा भी रखो, कोई 2 बच्चा भी रखे, तो भी पॉपुलेशन हिंदू का फिर भी 2.4 पर बढ़ रहा है। अब कानून भी लाओगे, वो 8 बच्चा वाला 4 बच्चा वाला भी 2 बच्चे को पैदा करेगा, तो ये बहुत सारे लोग 1 बच्चा को भी पैदा करेंगे, हमारा ग्रोथ रेट और घट जाएगा। या तो आप नियम करो कि सबको 2 जरूर पैदा करना है, ऐसा करो कानून, तो ये थोड़ा कठिन है। बट इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी आपको बताता हूं। जब देश आजाद हुआ था उस समय मुस्लिम ग्रोथ रेट होता था 5.4%। आज वो घटकर 2.93 पर आया है, वो भी घटा है। तो हमारे प्रयास होना चाहिए कि एजुकेशन बढ़े, समझदारी बढ़े, और कुछ ऐसे कानून हो कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तुम एमएलए नहीं बन सकते। किसी एमएलए के प्रति मेरा कोई गलत राय नहीं है। नहीं, कुछ कानून ऐसा बन सकता, या सरकार में सरकारी नौकरी नहीं मिले, ऐसा करना अब तैयार है क्या? नहीं कर सकते हैं, तब फिर कैसे होगा? कई लोगों का 3 बच्चे होंगे, क्या करोगे? इसलिए कानून की बात एक, उसकी कुछ अनुकूलता है, कुछ समस्याएं हैं। करना क्या है? जागरण निर्माण करना है। तो वो जागरण की दृष्टि से प्रयास हो, एजुकेशन बढ़े। आप कॉमन सिविल कोड की बात की है। कॉमन सिविल कोड में मुख्य रूप से 5 बातें होती है जो जिसमें विविधता है। वो 5 बातें क्या है? विवाह, मैरिज, तलाक, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड एलिमनी। एलिमनी जो बोलते हैं ना, मेंटेनेंस, ये 5 चीज होती है। इसमें आप एडॉप्शन
इनहेरिटेंस और एलिमनी को बाजू रख दीजिए, वो छोटे विषय है, कोई बहुत बड़ा महत्व का नहीं है। दो महत्व के इश्यू होते हैं, शादी और तलाक। तलाक में कानून आ गया, तो तलाक में आप कोई मर्जी से तलाक नहीं दे सकता, अदालत में जाना पड़ेगा। तो आधा आ गया यूसीसी, अब एक ही बचा है ना, बहुभार्या कानून जो है उसको रोकना है, एक पत्नी का कानून लाना है। आएगा, सबका नंबर आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। भाई साहब मेरी एक प्रश्न होता है भाई साहब। आप सभी अपने अपने अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए आवाज़ देना चाहूँगी श्री राजकुमार सुमरेडी जी को। स्वाधीनता अमृत महोत्सव समिति जिला सागर, आप कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम में पधारे। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। मुख्य अतिथि श्रीमान रघुनाथ जी पांडे जी का हम आभारी हैं। विशेष अतिथि श्री सौरभ जी सिंघई जी के हम आभारी हैं। मुख्य वक्ता श्रीमान राम माधव जी के हम आभारी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों के जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम आभारी हैं। संत महात्माओं के जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम आभारी हैं। विशिष्ट अतिथियों के जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम आभारी हैं। उन माताएं बहनों के और बंधु बांधवों के जिनने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, हम आभारी हैं। पत्रकार बंधुओं के हम आभारी हैं। नगर निगम प्रशासन के जिनने ये सभागार हमें उपलब्ध कराया, हम आभारी हैं। पुलिस प्रशासन के जिनने हमें इस कार्यक्रम में सहयोग किया। आगे भी आप सबका आशीर्वाद और स्नेह सागर की इस समिति को मिलता रहे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम के लिए आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पे सावधान की स्थिति में हो जाए। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी
मातरम। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमलां कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।